वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अंबेडकर जयंती पर सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग को दी बड़ी सौगात। 7 जगहों पर वोटर एटीएम शुरू। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ पेयजल की बड़ी सौगात मिली है। बाबा साहेब के समान अधिकार के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए विधानसभा के विभिन्न ब्लॉकों में अत्याधुनिक वोटर एटीएम का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया गया। यह पहल न केवल क्षेत्र में जल संकट को दूर करेगी, बल्कि हर नागरिक तक सम्मानपूर्वक शुद्ध पानी तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। क्षेत्रीय विकास की कड़ी में मंगलवार को शालीमार बाग के वार्ड संख्या 55, 56 और 57 के अंतर्गत आने वाले जीपी ब्लॉक और बेरीवाला बोग ब्लॉक में सहित कुल 7 चिन्हित स्थलों पर इन वोटर एटीएम को जनता को समर्पित किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान स्थानीय निवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार बाबा साहिब ने हर नागरिक को मूलभूत सुविधाओं का अधिकार दिया था, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए यह परियोजना शुरू की गई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बाइक ऑटो बैन, दिल्ली के हिस्से में मिलेगी छूट। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर यातायात नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। गीता कॉलोनी में बागपत तक बने एलिवेटेड हिस्से पर अब मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर और अन्य धीमी गति वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हालांकि दिल्ली सीमा के भीतर इस नियम में आंशिक राहत दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा मिल सके। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के अनुसार गीता कॉलोनी में करावल नगर तक कॉरिडोर के दिल्ली हिस्से में दोपहिया वाहन चल सकेंगे, लेकिन जैसे ही वाहन उत्तर प्रदेश सीमा में प्रवेश करेगा, वहां से प्रतिबंध पूरी तरह लागू हो जाएगा। यह निर्णय तेज रफ्तार यातायात को सुचारू बनाए रखने और हादसों की आशंका को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। दिल्ली में सरकारी शराब की दुकानों का होगा ऑडिट, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब की बिक्री से जुड़े सरकारी दुकानों के पिछले 5 साल के वित्तीय रिकॉर्ड का क्रॉस वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में सामने आया है कि कुछ स्थानों पर लंबे समय तक खातों का समुचित मिलान नहीं हुआ है, जिससे गड़बड़ी और सरकारी खजाने को संभावित नुकसान की स्थिति बनी। इसे सुधारने के लिए अब खातों की सख्त निगरानी की जाएगी। प्रत्येक रिकॉर्ड का व्यवस्थित मिलान होगा और पूरी प्रक्रिया में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर, आज से 3 शहरों से हो रहा उद्घाटन। सीएम रेखा बोली, दिल्ली को बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली के गांधीनगर में भी एक कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और सांसद मनोज तिवारी सहित कई नेता मौजूद है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आज का दिन बड़ा शुभ है, जब लोकतंत्र के स्तंभ बाबा साहेब का जन्मदिन मना रहे हैं और पीएम मोदी इस दिन इतना बड़ा उपहार दिल्ली को दे रहे हैं। पीएम के नेतृत्व में 1,25,000 करोड़ के काम दिल्ली में करवा रहे हैं। सरकार ने बदली रणनीति, अब नहीं तोड़ा जाएगा दिल्ली का मनहूस बंगला, कई वीआईपी का रहा ठिकाना। दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग सिविल लाइन स्थित 33 श्यामनाथ मार्ग बंगले का नवीनीकरण करेगा। यह बंगला सालों से खाली पड़ा है और इसे मनहूस माना जाता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले कई अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाए हैं। एक बड़े भूखंड में फैला यह बंगला 4 बेडरूम, कई ड्राइंग रूम, एक विशाल लिविंग एरिया, फवारे, सामने की रोड, एक आउट हाउस और 700 स्टाफ क्वार्टर से युक्त है। सरकार इस बंगले को पहले तोड़ने की योजना बना रही थी, मगर अब इसमें बदलाव किया गया है। इसे तोड़ने की योजना फिलहाल अभी टाल दी गई है। जमीन को समतल करने, फॉल्स सीलिंग ठीक करने और बंगले के अंदर विशेष हिस्से बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिला सिर्फ 9 रुपए का इंक्रीमेंट, सोशल मीडिया पर छलका दर्द। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रेडिट पर अपनी नौकरी की समस्या साझा की है। उन्होंने बताया कि एक बड़ी एमएनसी में काम करते हुए 2025 में उनकी सैलरी में केवल 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 2026 में कोई इंक्रीमेंट ही नहीं मिला। एनसीआर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी जॉब से जुड़ी परेशानी शेयर की है। टेक प्रोफेशनल ने बताया है कि वे एक मशहूर एमएनसी में नौकरी करते हैं, लेकिन वर्ष 2025 में उसकी सैलरी में सिर्फ 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इस साल यानी 2026 में कोई बढ़ोतरी ही नहीं हुई है। इस मामूली बढ़ोतरी से इंजीनियर ने अपनी निराशा व्यक्त की है। इस पोस्ट को लेकर बहस छिड़ गई है। यूजर्स अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
कम्युनिटी बेस्ड मॉडल अपनाकर हो दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों का विकास। केंद्र सरकार ने दिल्ली के 1551 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है, जिससे 45 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय केवल राजनीतिक न होकर ठोस नीति पर आधारित होना चाहिए। इसलिए ठोस नीति बनाकर काम करना होगा और 2047 के विकसित भारत के सपने के साथ दिल्ली को ग्लोबल सिटी बनाने में नीति आयोग को शामिल करते हुए जनप्रतिनिधि RW सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर काम करना होगा। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए सोमवार को दैनिक जागरण कार्यालय में जागरण विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगले 2 दिन में आ सकता है CBSE 10वीं का रिजल्ट। 12वीं के स्टूडेंट्स को भी अभी करना पड़ेगा इंतजार। CBSE 10वीं का परिणाम जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है, संभवतः अगले 2 दिनों में। इस बार 10वीं और 12वीं के परिणाम अलग अलग जारी हो सकते हैं, क्योंकि 12वीं की परीक्षाएं देर से समाप्त हुई। हालांकि 12वीं के छात्रों को इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार 10वीं और 12वीं का परिणाम अलग अलग जारी किया जा सकता है। इसकी प्रमुख वजह 12वीं की परीक्षाओं का 10 अप्रैल को समाप्त होना है। EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट 30 दिन तक जनता के लिए खुला। सरकार ने रखा 2027 इलेक्ट्रिक दिल्ली का लक्ष्य। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने दिल्ली EV नीति 2.0 के मसौदे पर नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छ और स्वस्थ राजधानी के लिए प्रतिबद्ध है और 2027 तक व्यापक EV अपनाने का लक्ष्य है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की युवतियों पर नस्ली टिप्पणी का मामला। साकेत कोर्ट ने दंपति को दी जमानत। साकेत कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की महिलाओं पर नस्ली टिप्पणी के आरोपी दंपति हर्षप्रीत सिंह और रूबी जैन को जमानत दे दी है। अपर सत्र न्यायाधीश समर विशाल ने सुनवाई की। पद्म पुरस्कारों के लिए दिल्ली सरकार ने 15 जून तक नाम सुझाने के दिए निर्देश। गुमनाम प्रतिभाओं पर खास फोकस। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को 15 जून तक पद्म पुरस्कारों के लिए योग्य उम्मीदवारों की पहचान कर सिफारिश करने का निर्देश दिया है। यह कदम गृह मंत्रालय के नामांकन मांगने वाले पत्र के बाद आया है। उत्तम नगर हत्याकांड आरोपी के घर के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने लगाई 10 दिनों की अस्थायी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट के उत्तम नगर में होली के दौरान हुए हत्याकांड के आरोपी के घर के ध्वस्तीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। याचिका के अनुसार 8 मार्च को MCD ने 4 मार्च को होली के दौरान 26 साल के और तरुण भूतोला की हत्या के मामले में आरोपितों में एक घर के कुछ अवैध हिस्सों को तोड़ दिया था। याचिकाकर्ता शहनाज ने याचिका दायर कर घर पर ध्वस्तीकरण की सुरक्षा की मांग की थी। नोएडा के बाद दिल्ली में भी न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने की मांग तेज। LG संधू और CM रेखा गुप्ता को चिट्ठी। नोएडा में कम मजदूरी की विरोध प्रदर्शनों के बाद दिल्ली में भी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरिगेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और श्रम मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल बढ़ोतरी की मांग की है। हर वर्ष की भांति मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की सरकार द्वारा घोषणा 1 अप्रैल तक हो जाती है, ताकि मजदूरों को बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी तत्काल तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में होनी चाहिए। दिल्ली में बुआ के घर आए नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या। 3 नाबालिग पकड़े। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में अपनी बुआ के घर आए 16 वर्षीय नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिगों को पकड़ा है। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है, क्योंकि ये 6 महीने पहले भी पीड़ित पर हमला हुआ था। इसके बाद पहली बार कल अपनी बुआ के यहाँ सुल्तानपुरी पहुंचा था। तो पुलिस का कहना है कि मृतक के इलाके के लड़कों के साथ मामूली बातों पर पहले भी छोटी मोटी कहासुनी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट पुलिस को कभी नहीं की गई थी। इस बीच पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 नाबालिग को पकड़ लिया। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। प्रोजेक्ट संगम से सुधरेगी व्यवस्था। दिल्ली में यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए उपराज्यपाल के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने प्रोजेक्ट संगम शुरू किया है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक प्रबंधन में सहयोग बढ़ाना है। संगम यानी सिस्टमेटिक एक्शन एंड नेटवर्क गवर्नेंस फॉर एरिया मोबिलिटी नामक पहल की शुरुआत बीते 2 अप्रैल को ट्रैफिक मुख्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद की गई है, जिसमें उपराज्यपाल ने इसे सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया था। प्रोजेक्ट संगम का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक प्रबंधन में टकराव की स्थिति को खत्म कर सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देना है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई का सुनहरा मौका, जल्द शुरू होगा सेमेस्टर अवधि प्रोग्राम। दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक छात्रों को विदेश में एक सेमेस्टर पढ़ने का अवसर देने पर विचार कर रहा है। सेमेस्टर अवधि प्रोग्राम का प्रस्ताव अकादमिक काउंसिलिंग की बैठक में रखा जाएगा। यदि मंजूर हुआ तो 2022-23 बैच के छात्र तीसरे, पांचवें या सातवें सेमेस्टर में विदेश में पढ़ाई, रिसर्च या इंटर्नशिप कर सकेंगे। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो शैक्षणिक स्तर 2022-23 से दाखिला लेने वाले छात्र तीसरे, पांचवें और सातवें सेमेस्टर में विदेश जाकर पढ़ाई, रिसर्च, इंटर्नशिप या ट्रेनिंग कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के अनुसार छात्र विदेशी संस्थान में कम से कम 12 और अधिकतम 26 क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे, जिन्हें उनकी डिग्री का हिस्सा माना जाएगा। दिल्ली वासियों को राहत, एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने आरोपों से किया इनकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में एलपीजी की कमी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति स्थिर और पर्याप्त है। 12 अप्रैल को 1.3 लाख से अधिक सिलेंडरों को डिलीवरी हुई, जबकि बुकिंग 1.1 लाख थी। औसत डिलीवरी समय घटकर 3.87 दिन हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभाव, स्कूलों से गायब हो रही विदेशी भाषाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 भाषा फॉर्मूले के कारण स्कूलों में विदेशी भाषाओं फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन की स्थिति कमजोर हो रही है। 2 भारतीय भाषाओं को अनिवार्य करने से इन भाषाओं के लिए जगह कम हो गई है। मेरी जिंदगी में पहली बार, केजरीवाल की सुनवाई से हटने वाली मांग पर क्या बोली जस्टिस स्वर्ण कांता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग की थी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी बात रखी। केजरीवाल की दलीलें खत्म होने के बाद जस्टिस शर्मा ने उनकी तारीफ भी की और कहा कि वह वकील भी बन सकते हैं। इस पर केजरीवाल ने जवाब दिया था कि उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है और वह उससे खुश। अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में खुद बने अपने वकील, सभी पक्षों की जेरहस्ती के बाद फैसला सुरक्षित। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में इस मामले में लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को अलग किए जाने की मांग की गई है। सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी दलील। न्यू रोहतक रोड पर ट्रैफिक को लेकर दिल्ली पुलिस को एडवाइजरी, 1.5 महीने तक रहेगा असर, पढ़े पूरी खबर। दिल्ली पुलिस ने न्यू रोहतक रोड पर ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक 9 अप्रैल से 17 मई 2026 तक इस मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह भी दी गई है। बता दें कि दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की ओर से 220 kV अंडरग्राउंड केबल बिछाने के काम किया जा रहा है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। फिल्म धुरंधर का कमाल, दिल्ली में फिर बढ़ा दूध सोडा का क्रेज, जाने क्या है इसकी खासियत। फिल्मों का असर केवल कुछ घंटे या कुछ दिनों तक नहीं रहता है, बल्कि हमारे खान पान की आदतों को भी बदल देता है। दरअसल हाल ही में आई फिल्म धुरंधर फिल्म सिनेमा घरों में तो धमाल मचा ही रही है। इसके साथ ही उत्तर भारत के एक पुराने और पारंपरिक ड्रिंक दूध सोडा को एक बार फिर से ट्रेंड में ला दिया है। फिल्म में गौरव गेरा के किरदार मोहम्मद आलम का डायलॉग डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो आलम सोडा इतना मशहूर हुआ कि लोगों में इस पेय को लेकर पुरानी यादें और जिज्ञासा ताजा हो गई है। मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री ने किया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनता के साथ संवाद किया और हाथ उठाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री को देखने के लिए कई किलोमीटर तक समर्थकों की भीड़ पहुंची थी। मंत्र उच्चारण के साथ पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए करीब 12 किलोमीटर के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पर रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। महिला आरक्षण पर सहमति की कोशिश, परिसीमन पर बना पेच। महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने सहमति बनाने की कोशिश तेज कर दी है और 2029 के लोकसभा चुनाव में से लागू करने का स्पष्ट संकेत भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है, लेकिन पूरे मसले में परिसीमन सबसे बड़ा पैच बनकर उभरा है, जिस पर सरकार अभी भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं ला रही है। विपक्ष खासकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रक्रिया के समय और मंशा पर सवाल उठा है, जिससे मुद्दा राजनीतिक सहमति से ज्यादा टकराव की दिशा में ज्यादा दिख रहा है। दिल्ली में यमुना नदी 68 फीट से 15 पर आई, अब गहराई बढ़ाएगी सरकार। यमुना में मानसून के दौरान हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए नदी की गहराई बढ़ाने की तैयारी
की जा रही है। इसके लिए बैथीमीट्रिक सर्वे भी किया जा रहा है। सिंचाई और बाढ़ विभाग के अधिकारियों के अनुसार 1990 से पहले यमुना की सफाई और गहराई 60 से 68 फीट तक होती थी, लेकिन 48 किलोमीटर लंबी नदी के हिस्से में कई जगह गहराई सिर्फ 15 से 35 फीट रह गई है। ITO बैराज से ओखला बैराज के बीच करीब 14 किलोमीटर का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां गहराई बेहद अनियमित है। कहीं कहीं गहराई 23 फीट से भी कम है। झीलों और तालाबों पर तैरेंगे सोलर पैनल्स, दिल्ली के पानी के ऊपर पैदा होगी बिजली। दिल्ली सरकार ने रूफटॉप सोलर पैनल के बाद फ्लोटिंग सोलर पावर फार्मिंग से बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है। इसके तहत झीलों, जलाशय और तालाबों में फ्लोटिंग सोलर फार्मिंग की जाएगी। हालांकि यह परियोजना तेलंगाना, विशाखापट्टनम समेत कई राज्यों में पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में इसे पहली बार लागू किया जाएगा। सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसे लगाने के लिए टेंडर भी जारी किया जाएगा। पुलिस के सामने बेटे को पीटते रहे दिल्ली में ब्रिगेडियर की फैमिली से मारपीट के मामले में चौंकाने वाले खुलासे। वसंत एनक्लेव की एक कॉलोनी में 11 अप्रैल की रात जो हुआ वे सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता और पुलिस की कथित लापरवाही की कहानी है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले आर्मी के एक ब्रिगेडियर अपनी ही कॉलोनी में बेटे को बचाने के दौरान हमलावरों से घिरे। पत्नी मदद के लिए गुहार लगाती रही और पुलिस सामने खड़ी होकर देखती रही। ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह अरोड़ा की पत्नी नराशा और बेटा तेजस करीब 25 मिनट तक हमलावरों के बीच घिरे रहे। NBT से बातचीत में नताशा कहती है, दुख इस बात का नहीं कि वहां मौजूद 15 से 20 लोगों ने मदद नहीं की, बल्कि इस बात का है कि पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता। हाशिम बाबा गैंग के 2 साथी गिरफ्तार, एक तो सीलमपुर हत्याकांड में भी था फरार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक मर्डर केस में 2 वर्षों से फरार चल रहे बदमाश और उसके एक साथी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति हाशिम बाबा गिरोह के सदस्य है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों आरोपी की पहचान 28 वर्षीय शादाब अहमद उर्फ शादाब चप्पल और 24 वर्षीय मोहम्मद आदि उर्फ आदिल के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी जाफराबाद के निवासी हैं। पुलिस ने आगे बताया कि शूटर शादाब जेल में बंद गैंगस्टर सुहेल उर्फ चप्पल का भांजा है। वे पिछले 2 वर्षों से फरार था। गुरुग्राम में रहने वाले लाखों लोगों के लिए गुड न्यूज, पानी के बिल का सरचार्ज माफ। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लाखों नागरिकों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत गुरुग्राम निगम क्षेत्र के कॉलोनियों और गांव में पेयजल के बिलों पर लगने वाले सरचार्ज को पूरी तरह से माफ करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भारी छूट का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जिनके घरों में पानी के मीटर पहले से लगे हुए हैं या जो अब लगवाएंगे। बिना मीटर वाले पानी के कनेक्शनों को यह सरचार्ज माफी योजना लागू नहीं होगी। IPL 2026 के शेड्यूल में बड़ा बदलाव, चुनाव की वजह से BCCI ने लिया ये फैसला। IPL 2026 के बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने लीग के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने घोषणा की कि गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 26 अप्रैल और 21 मई को होने वाले 2 मैचों के स्थान को बदल दिया गया है। नए शेड्यूल के अनुसार गुजरात टाइटंस और सुपर किंग्स के बीच पहले 26 अप्रैल को अहमदाबाद में खेले जाने वाला दोपहर का मैच अब चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। यह दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि 21 मई को इन्हीं दोनों टीमों के बीच चेन्नई में शाम को होने वाला मैच अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्थानांतरित कर दिया गया है और यह मैच शाम में शुरू होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।